बीए फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपके 2 पेपर्स होते हैं। इनके अलावा 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 2 पेपर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 3-3 घंटे के, 2 अलग अलग पेपर्स होते हैं। ठीक है। वो उनके अधिकतम अंक है 150, और 50 नंबर जो बचे उसका प्रैक्टिकल होता है 50 नंबर का। इस तरह से 200 नंबर का हो गया। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और 150 जो नंबर है यहाँ पर, उसमें से 54 नंबर आपको लाना ज़रूरी है पास होने के लिए। और एक पेपर है आपके 75 का, दूसरा भी 75 का है, तो एक पेपर में आपको 27 नंबर लाने होंगे। ठीक है, पास होने के लिए। तो इस तरह से आपका ये पेपर का पूर्णांक और उत्तीर्णांक हो गया। ठीक है। इसके बाद इसमें जो 2 पेपर्स है वो कौन कौन से हैं? एक तो भौतिक भूगोल है फर्स्ट पेपर, तो ठीक है, भौतिक भूगोल नाम से, फिजिकल ज्योग्राफी नाम से। और सेकंड पेपर जो है वो है पर्यावरण भूगोल नाम से। ठीक है, दोनों का आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं इसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो पहला जो पेपर है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आपको मैंने बताया था अभी, ये पेपर है 3 घंटे का। ठीक है, पहला पेपर। इसमें 3 खंड होंगे। ठीक है। और इसका पूर्णांक जो है 75, मतलब 75 नंबर का पेपर होगा पहला। दूसरा भी 75 नंबर का होगा। और तीसरा जो है वो पेपर नहीं है, प्रैक्टिकल के रूप में होता है। ठीक है, वो काफ़ी बाद में जाके होता है पेपर से, तो वो होता है 50 नंबर का। तो पहला जो पेपर है इसमें 3 खंड होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। और 3 खंडों में से क्या होगा, इसमें देखा कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे इस खंड में एक अनिवार्य प्रश्न, जिसमें प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न करते हुए 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, ये किस हम बात कर रहे हैं पहले खंड ए की। ठीक है, खंड ए में क्या है, मैंने आपको बताया था अभी 3 खंड होते हैं, उसमें खंड ए मतलब खंड पहला जो है उसमें अनिवार्य प्रश्न होते हैं एक। ठीक है, 2 लघु प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर लगभग 20 शब्दों में होगा। इसमें आपको 10 क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे। ठीक है, एक एक दो दो लाइन वाले आंसर होते हैं उनके, वो आपको करने हैं। उन जिनका उत्तर लगभग 20 शब्दों में हो, मतलब एक या दो लाइन में आंसर लिखना है आपको उनका। ऐसे क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और उसके नंबर होंगे 10, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, ये है आपका पहला खंड। दोबारा बता देता हूँ, पहला खंड जो होगा उसमें आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन आएंगे, उनके 10 नंबर होंगे। ठीक है, इस तरह से ये रहेगा। इसके बाद दूसरा खंड आएगा, खंड व। तो इस खंड में 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और उसमें से आपको करने हैं 5। इसमें 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, जो आपको अच्छे आ रहे हैं उनको आप कर सकते हो। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में हो, मतलब ये मीडियम साइज वाले क्वेश्चन होंगे। 250 शब्द मतलब 4 या 5 पेज लिख सकते हो आप इसमें आंसर। ठीक है, 3 पेज तक भी कर सकते हो आप, 250 वर्ड्स। इनके कुल अंक होंगे 35। एक 5 5 प्रश्न है इसमें, एक प्रश्न 7 नंबर का है, तो इस तरह से हो गए 7 पंजो 35 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे 5। ठीक है, 7 7 नंबर वाले। पहले एक ही नंबर वाले थे, यहाँ 7 7 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसके बाद खंड से जो है इसमें आपके बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें आपके 4 क्वेश्चंस होंगे। 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन आप छोड़ने हैं, 2 क्वेश्चन आपको जो अच्छे आ रहे हैं वो आपको करने हैं कोई से भी। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्द में हो, ये बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, जो लघु उत्तरात्मक होते हैं वो तो आप 1 नंबर वाले थे। ठीक है, ये मध्यम उत्तर वाले थे, ये दीर्घ उत्तर वाले क्वेश्चन जो है ये है। तो इनका आपको लंबा आंसर लिखना है, ये आप 5 6 पेज तक कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये है 30 नंबर के 2 क्वेश्चन, मतलब 15 15 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन 30 नंबर के हो गए आपके। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न रहेगा पेपर का। इसके लिए आप जो पासबुक आती है, सीरीज आती है, उसमें आपको एक पुराना पेपर मिल जाएगा। वहाँ से आप ये देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन आए, कितने कितने नंबर के, कौन से सेक्शन हमारी, और क्लियर करने के लिए। वैसे मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन अगर आपको और क्लियर करना है तो उसके लिए आप संजीव पासबुक, ये जो सीरीज है सुपर वगैरह, कोई भी राजा वगैरह, उसमें आप देख सकते हो किस तरह से पुराना पेपर आया है। ठीक है, तो वहाँ से आप ये देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे अभी सिलेबस। ठीक है, सिलेबस का मतलब है
हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनमें से क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि बुक्स में जो दे रखा है उसमें बहुत चीज़ें फालतू भी होती है, आपको उसमें से जो सिलेबस में है वो सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सीरीज पासबुक वगैरह जो होती है वो सिलेबस का अकॉर्डिंग होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होते हैं। जबकि पासबुक में अच्छे तरीके से टॉपिक समझा 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 रखा होता है, वो आगे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ भी वो काम आता है, ठीक है। तो आपको वरीयता उसको देनी है बुक्स पढ़ने को। अगर बुक्स नहीं पढ़ पाओ तो आपको सीरीज़ वगैरह पासबुक वगैरह पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे अच्छी तो जो जो है बुक्स ही होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सिलेबस। सिलेबस का मतलब आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है पहले पेपर के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें इकाई दी हुई है, तो इन इकाइयों को इनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, शुरुआत से करनी है, शुरुआत में आपको भी, ठीक है, शुरू से ही इकाई पहली से, क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई है। पहले अगर आपने पढ़ी नहीं तो बाद वाली आपके समझ में नहीं आएगी, तो आपको शुरुआत ऊपर से ही करनी है, ठीक है। सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसमें आपको बताया गया है कि पृथ्वी और ये सौरमंडल जो है वो कैसे बना, ठीक है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए जो सिद्धांत दिए हैं वैज्ञानिकों ने वो इसमें समझाया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब हमारी जो पृथ्वी है इसके अंतर्गत क्या है, ये किस तरह से बनी हुई है अंदर से, ठीक है, ये आएगा इसमें। इसके बाद वैगनर का सिद्धांत है, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें आपका आएगा जो महाद्वीप थे पहले, वो पहले अलग जगह पे थे, वर्तमान में अलग जगह पे, तो ये एक जगह से दूसरी जगह खिसके हैं, ठीक है, इनका विस्थापन हुआ है। तो इसके ऊपर एक सिद्धांत दिया वैगनर महोदय ने, तो उसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक सिद्धांत और है प्लेट विवर्तन की, ये भी पृथ्वी के निर्माण से और उसकी संरचना से जुड़ा हुआ सिद्धांत है प्लेट विवर्तन, यह भी आपको पढ़ना है। समस्थिति, प्रायट एवं एरी दो वैज्ञानिक थे, उनके सिद्धांत है समस्थिति नाम से, ये आपको पढ़ना है। पर्वत निर्माण के सिद्धांत, भाई पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, तो ये जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से समझाया, सभी ने, किसी ने उसको किस तरह समझाया, किसी ने किस समझाया, देखा किसी ने नहीं था, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाए, साइंटिफिक तरीके अपनाए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे समझाया है। तो ये आपकी पहली इकाई है। सेकंड जो इकाई है उसमें, सेकंड इकाई में आपके टॉपिक दिया हुआ है सेल। सेल मतलब चट्टानें जो होती है उनको सेल भी बोलते हैं। तो चट्टानें कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, ठीक है, कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक में आएगी। इसके बाद है अनाच्छादन और मृदा निर्माण। अनाच्छादन का मतलब होता है अपर्दन और अपक्षा, आपने सुने होंगे नाम, ये क्या होता है। इसके अलावा मृदा निर्माण जो है, मिट्टियाँ कैसे बनती है और इनका अपर्दन से और अपक्षय से क्या संबंध है, ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम। इसके बाद तीसरा टॉपिक है इसमें भू संचलन, पटल विरूपण, भ्रंश एवं बलन। भ्रंश बलन का मतलब, भ्रंश से जब जमीन वगैरह धस जाती है कई जगह पे बड़े बड़ी आकार में, उसे हम भ्रंश बोल देते हैं। बलन, जो चट्टानों में बलन पड़ जाते हैं उसे हम बलन बोल देते हैं। ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। भूकंप और ज्वालामुखी का आप नाम लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने, ठीक है, ये बहुत फेमस है दोनों, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और आती रहती है कहीं न कहीं इसमें, हमेशा आती रहती है प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। इसके बाद आपकी इकाई थर्ड जो है, इसमें आप पढ़ोगे अपर्दन चक्र, ठीक है। अपर्दन की जो क्रिया है वो एक चक्र के रूप में होती है, ठीक है। तो ये जो दो वैज्ञानिक थे डेविस और पेंक, इन्होंने इसका सिद्धांत दिया था अपर्दन चक्र का, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है नदीकृत स्थलाकृतियाँ। नदीकृत मतलब नदी से जो बनने वाली स्थलाकृतियाँ होती है वो नदीकृत स्थलाकृतियाँ कहलाती है। काष्ठ स्थलाकृति, इसमें भूमिगत जल जो होता है, ज़मीन के अंदर जो पानी है उससे जो स्थलाकृतियाँ बनती है वो इसमें आती है, ठीक है। हिमानीकृत, बर्फ़ से जो स्थलाकृति बनती है, मतलब बर्फ़ से जो आकृति बनती है बर्फ़ के कारण, वो इसमें आएगी। जैसे बर्फ़ से अपर्दन होता है, बर्फ़ से निक्षेप होता है, जमाव होता है बर्फ़ से मिट्टी वगैरह का, ठीक है, उनसे जो आकृति का रूप लेती है उनसे, उसे हम बोलते हैं हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ। इसके बाद पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है, हवाएं जो है वो चलती है, जैसे रेगिस्तान में हवाएं चलती है, वहाँ पेड़ पौधे वगैरह नहीं है, इस कारण से हवाओं से क्या अनेक प्रकार के टीले वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, गड्ढे वगैरह बन जाते हैं। तो ये क्या है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, इनके बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ पर। इसके बाद तटीय स्थलाकृतियाँ। तटीय स्थलाकृतियाँ मतलब जो समुद्र के तटीय भाग है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, पानी जो है समुद्र तट से टकराता रहता है लगातार, ठीक है, पानी उसको टक्कर मारता रहता है तट को, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर नई प्रकार की आकृतियाँ बन जाती है, इससे बोलते हैं तटीय स्थलाकृतियाँ, ठीक है। ये यहाँ पढ़ेंगे हम कौन कौन सी बनती है, किस तरह से बनती है। इसके बाद इकाई 4 जो है, इसमें आपके हैं इकाई 4 में पहला टॉपिक वायुमंडल का संगठन और स्तरीकरण। वायुमंडल आप जानते हो वायुमंडल क्या होता है, ठीक है, हमारे चारों ओर जो वायु का घेरा है उसे हम वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल का संगठन और स्तरीकरण मतलब वायुमंडल कैसे कैसे बना हुआ है और उसमें कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। सूर्यताप एवं उष्मा बजट नेक्स्ट टॉपिक है।
इसमें हम पढ़ेंगे सूर्य ताप जो है वो कैसे हमें प्राप्त होता है, इसके क्या क्या लाभ है, इसके कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं। भाई कहीं पर सूर्य ताप कम मिलता है, कहीं पर ज़्यादा मिलता है, तो ये हम पढ़ेंगे। उष्मा बजट मतलब पृथ्वी जो है उसका टेम्परेचर हमेशा लगभग समान रहता है, ठीक है। तो सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा वापस रिटर्न कैसे होती है, इस तरह से जो बजट का बैलेंस होता है वो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे उष्मा बजट में। इसके बाद तापमान दिया हुआ है यहाँ पर, तो तापमान के बारे में हम अध्ययन करेंगे, कहाँ पर इसमें कितना तापमान होता है, उसका वितरण कैसा है, ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। वायुदाब और पवनें, वायुदाब और पवनों का मतलब है हवा का जो प्रेशर होता है, जैसे आंधी वगैरह चलती है उस टाइम क्या होता है, लो प्रेशर की स्थिति होती है, तो अचानक हवाएं तेज़ी से किसी स्थान की ओर आती है। और जो सर्दियाँ होती है उसमें क्या होता है, आंधी वगैरह बिल्कुल नहीं आती, उस टाइम प्रेशर जो है वो हाई होता है, तो इस कारण से हवाएं बाहर की तरफ चलती है, इस कारण से आंधी वगैरह कुछ नहीं आता सर्दियों में। गर्मियों में आंधी वगैरह आती है। पवनें जो है वो किस तरह से चलती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो है एक प्रकार की ये हवाई है, तो ये जो चलती है ऊपर वाले पार्ट में, वायुमंडल जो है उसके ऊपरी पार्ट में जो हवाएं चलती है उनको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इसके बारे में अध्ययन यहाँ पर करेंगे हम। इसके अलावा एक टॉपिक है वायु राशि और वाताग्र। ये जो टॉपिक है इसमें आएगा आपके वायु राशि, मतलब वायु राशि होती है वायु के बड़े बड़े पिंड होती है, और वाताग्र जो होते हैं इसमें दो विपरीत प्रकार की वायु राशि जब मिलती है उससे वाताग्र बनता है। तो ये दोनों चीज़ें हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे विस्तार से। इसके बाद है चक्रवात। चक्रवात का नाम आप लोगों ने सुना होगा। साइक्लोन जो है वो आते रहते हैं। साइक्लोन कहाँ आते हैं, तटीय इलाके जो है समुद्र के उन इलाकों में आते हैं मोस्टली, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, चक्रवात समुद्र से जो है एनर्जी लेते हैं और उसको बारिश वगैरह के माध्यम से तटीय इलाकों में बारिश वगैरह करते हैं, और तेज़ तेज़ हवाएं होती है, उसके कारण वहाँ पर तटीय इलाकों में काफ़ी नुकसान भी हो जाता है कई बार इनसे। जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वगैरह जो राज्य है वहाँ पर चक्रवात आते रहते हैं, आप न्यूज़ वगैरह टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु हर जगह पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है विश्व में, ठीक है। किसी देश में कैसी जलवायु है, किसी में कैसी है। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या हुआ, सर्दी पड़ रही है यहाँ पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर गर्मी पड़ रही है। तो इस तरह से हर जगह अलग अलग जलवायु पाई जाती है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इकाई पाँचवीं इकाई जो है इसमें हम पढ़ेंगे महासागरीय नितल के उच्चावच, मतलब महासागर के जो तलहटी है, नीचे वाला तल है महासागर का, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, उस पर किस तरह की ऊंचे नीचे क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। खड्ड वगैरह है और भी निमग्न तट वगैरह है, कई सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर जो पाई जाती है, उनके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। आगे है महासागरीय जल में तापमान में लवणता का वितरण। तो आपने पढ़ा ही है समुद्र का पानी जो है खारा होता है, ठीक है, लवणीय पानी होता है उसका। और समुद्र के तापमान जो है कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है तापमान, तो उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है सामुद्रिक धारा एवं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और सामुद्रिक धाराएं, समुद्र में जो धाराएं चलती है पानी के ऊपर, उसके बारे में और ज्वार भाटा के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप का मतलब है जैसे नदियाँ वगैरह महासागर में जाके गिरती है तो वहाँ क्या करती है, वो मिट्टी वगैरह साथ में लेके आती है, तो उसको वहाँ पर वो जमा देती है। इस तरह से जो महासागर में निक्षेप होता है उसके बारे में अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। प्रवाल भित्तियाँ मरे और डेली के अनुसार उनके प्रकार एवं उत्पत्ति। ये जो टॉपिक है प्रवाल भित्ति वाला, ये शायद नया टॉपिक है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना है, प्रवाल भित्तियों के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आपको इसके लिए आप इंटरनेट पे फोटोज़ वगैरह वीडियो वगैरह देख सकते हो इसके, तो आपके समझ में आ जाएगी प्रवाल भित्ति क्या होती है। और क्लास में जो पढ़ाएंगे हम वो तो हम पढ़ाएंगे ही, तो ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसमें से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह से आएंगे, जैसे इकाई 5 इकाई है इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। पाँचों में से जैसे एक नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो 10 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, 10 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें से आगे, 2 इसमें से आगे, 2 इसमें से आगे, 2 इसमें से आगे, 2 इसमें से आगे। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन हैं एक नंबर वाले, ठीक है, वो यहाँ से आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। एग्जाम में सारे सिलेबस में क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि आपने 2 इकाई पढ़ ली बाकी 3 छोड़ दी, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारे में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके जो 7 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर वाले, वो भी इस तरह से आएंगे। सारी इकाइयों में से क्वेश्चन आएंगे 2 क्वेश्चन सारी में से, 2 इसमें से आगे, 2 यहाँ से आगे, 2 यहाँ से, इस तरह से सब में से 2 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से आपको एक करना है, 2 में से एक आपको यहाँ से करना है, 2 में से एक आपको यहाँ करना है। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है 2 में से, ठीक है। 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं 7 नंबर के, ठीक है। इसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन बड़े आएंगे, उसमें से 4-5 में से कहीं से भी 4 क्वेश्चन दे देगा वो, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं बड़े 15 नंबर वाले, ठीक है। इस तरह से आपका ये पेपर होगा पहला ज्योग्राफी का, ठीक है। तो
आपको इसको अच्छी तरह से देखना है, और आपके जो पासबुक वगैरह सीरीज वगैरह आपको वहाँ पेपर भी मिल जाएगा, उसको हम देख सकते हो किस तरह का पेपर आएगा, क्योंकि 12वीं क्लास का जो आपका पेपर था उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। 12वीं क्लास में क्या होता है, सारे क्वेश्चन हमें करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन हमें नहीं करने, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी है, कुछ ही करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं वही आपको करने हैं यहाँ पर। ठीक है,